जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर एल। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। कल हमने देखा था कोई एक ऐसी सर्किट थी जिसमें क्या लगा हुआ था? एसी सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था या रजिस्टर लगा हुआ था। लेकिन आज हमारा क्या लगा रहेगा? एक इंडक्टर लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग एसी वोल्टेज सोर्स भी लगा देते हैं। एसी का ये साइन होता है, ये साइन है एसी वोल्टेज का, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है। कल यहाँ पर हम लोग का क्या लगा था? रेजिस्टर लगा था ना। आज एक इंडक्टर लगा हुआ है और ये V, अरे वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है बेटा? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी ना। और यहाँ पर ये इंडक्टर L है और इसमें लेट से आप स्विच लगाना चाहेंगे क्या? लगा लिया जाए, क्या ही जाता है। और इसको लिख देते हैं K, की है ना। यहाँ से करंट लेट से I फ्लो कर रहा है। अब ज़रा बताएं आप लोग, जब इसमें बालक इधर ये इंडक्टर है, अब इसमें आप जैसे ही की को क्लोज करेंगे करंट बिगन टू फ्लो इन द, जैसे ही करंट यहाँ फ्लो करेगा, ये इंडक्टर है या फिर सोलेनॉइड की तरह है क्या? इसमें करंट पास होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा? B इक्वल टू, अरे मोनी म्यू नॉट एन आई ना, मोनी। तो अब बता ना, तो अगर करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा का? करंट अगर उधर लिखना नहीं है अभी, पहले आप देखेंगे, एक बार में एकदम याद हो जाना चाहिए। इधर करंट अगर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ओके। तो अब बताइएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फाई इक्वल टू बी ए, हाँ, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट ना। अब जरा बताइएगा, अगर B बढ़ेगा या घटेगा, दैट मीन्स अगर B वेरी करेगा तो क्या फ्लक्स भी वेरी करेगा का? अगर फ्लक्स वेरी किया तो एक इंड्यूस्ड EMF विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। पढ़े कि नहीं? वेन एवर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इज द फैराडेज सेकेंड लॉ। E इक्वल टू माइनस d∅dt नहीं पढ़े थे? ये नहीं पढ़ाया था मैंने? तो जब फ्लक्स में चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएगा? EMF, और EMF की वजह से इसमें करंट होगी। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर जब इंडक्टर में जो करंट आएगा, इसके वेरिएबल करंट है, क्योंकि AC करंट क्या होता है? वेरी करता है ना, बढ़ता घटता है ना बेटा, बताए तो हैं। ये AC है, ये है ना। तो टाइम के साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेरी करता है। AC करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करता है। पढ़े हैं आप लोग, यहाँ T है और यहाँ पर 3T/4 पढ़ा था, और यहाँ पे T/2 पढ़ा था, और यहाँ पे T/4 पढ़ा था ना। टाइम 0 पर वोल्टेज 0 था, करंट भी 0 था। T/4 पर करंट मैक्सिमम था, उसको कहते थे I0। याद है सब? याद है ना सब? और यहाँ T/2 पर हाफ पर क्या होता था? 0, क्योंकि फ्लक्स 0 हो जाता था। बताया था ना, ये रोटेट करता है 90 डिग्री पे, फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और जो 180 होता है तो फ्लक्स पैरेलल पास करता है फील्ड लाइंस, इसलिए कोई फ्लक्स परपेंडिकुलर पास नहीं होता, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। वेन एवर द फ्लक्स विल बी 0, EMF विल बी ऑल्सो 0 एंड करंट विल बी अगेन 0। ठीक है ना? तो बताइए यहाँ से, तो इसमें जो करंट है क्या वो वेरिएबल करंट है क्या? इसमें जो करंट आएगा वो वेरिएबल है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है बेटा। इसमें जो करंट यहाँ पर ये जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट है? AC है। AC का मतलब जो वेरी करेगा ना टाइम के साथ, बोलिए, टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर करंट वेरी करेगा तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे जो करंट है इस इंडक्टर में, वो करंट क्या है? वेरिएबल करंट है, मतलब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। तो क्या हम उसको di/dt कह सकते हैं का? अरे I/t कहेंगे तो चेंज इन करंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि थोड़े टाइम में, थोड़े टाइम, क्योंकि मैंने बताया था इतना, यही जो करंट है, इस करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन ये इतना जल्दी वेरी करता है कि ये बल्ब 1 सेकेंड में 50 टाइम्स जल रहा है और बुझ रहा है। क्या पता चल रहा है? नहीं, मतलब इतना जल्दी ये वेरी करता है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है ना? मतलब टाइम बहुत ही क्या है? शॉर्ट है। तो ये हम इसको dt लिखेंगे का? जब dt लिखेंगे तो करंट में चेंज भी कितना होगा? थोड़ा सा, क्या कहेंगे? di, तो di/dt। तो इंडक्टर में करंट कितना होगा? di/dt। ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? EMF की वजह से। कौन EMF? जिसके वजह से ये करंट, हाँ, इंड्यूस्ड EMF, जिसकी वजह से ये करंट की वजह से EMF इसमें जनरेट हुआ है। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। सही है ना?
सीधी सी बात है, इंडक्टर में जो करंट आएगा वो क्या होगा, di/dt। जरा एक बात बताएं आप मुझे, हम लोग क्या पढ़े हैं, v ओम्स लॉ से, v इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, कल क्या पढ़े थे यहाँ पर, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस था, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ था, v इक्वल टू IR, बोलिए, है ना। लेकिन यहाँ पर इंडक्टर है, तो I के जगह पहले बताइए इंडक्टर में कौन सा करंट है, बताइए, di/dt, और रेजिस्टेंस के जगह पर यहाँ क्या है, L है। 2 हेनरी, 4 हेनरी, 5 हेनरी बताए थे ना, पढ़ाए थे ना। इंडक्टर का यूनिट हेनरी होता है, बताया था ना, जोसेफ हेनरी ने इसका प्रैक्टिकल किया था। तो इसको हम आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं, L को आगे, di/dt को बाद में लिख सकते हैं, v इक्वल टू, बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं, एज द की इज क्लोज्ड अ करंट बिगिन टू फ्लो इन द सर्किट एंड दस द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर विल बी कितना, v इक्वल टू L di/dt। एक बताओ सुनिए, ये जो लगा हुआ है इंडक्टर, ये कॉपर वायर का, थिक कॉपर वायर का बना होता है। थिक होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, दैट मीन्स निग्लिजिबल है। अगर इसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल इसके बराबर होगा उस केस में, ठीक है ना। तो चलें हम लोग देखते हैं, पहले बताइएगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन AC सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स V is connected with an inductor L in series, है बेटा, इन सीरीज में क्या, इन सीरीज दिख रहा है, इन सीरीज, इधर सीरीज में एक इंडक्टर AC वोल्टेज सोर्स से लगा हुआ है, ठीक है, हैविंग द विच हैव, ऐसे लिख लीजिए, विच हैव निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, thus the potential produced across the inductor क्या होगा बेटा, इधर बताइए, पोटेंशियल इंडक्टर के क्रॉस में क्या है, बोलिए, v इक्वल टू L di/, इक्वेशन नंबर, इतना समय आया कि नहीं। अब now the equation of voltage will be, लिख दीजिए बस, या वोल्टेज इज, अरे वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है बेटा, बोलिए तो, v इक्वल टू, वाह बेटा, v नॉट साइन ओमेगा टी, वहाँ लिखा हुआ है तब भी, इधर ज़्यादा नहीं हंसिए, इधर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सुनिए, ये v का वैल्यू है, ये भी v का वैल्यू है, ये कब है, जब इसका इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, निग्लिजिबल है, तो इस केस में ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बताइएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जरा यहाँ पे v का वैल्यू पुट करिए, तो बताइए क्या आएगा, L di/, इक्वेशन इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताइए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है करंट का इक्वेशन। बेटा हम लोग को करंट और वोल्टेज में ग्राफ ना प्लॉट करना है, हमें वोल्टेज का इक्वेशन पहले से पता है, हमें करंट का इक्वेशन चाहिए। तो बताइए क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ से L हटा डी को अकेले करें, अरे करंट को अकेले करेंगे तभी ना करंट इक्वेशन मिलेगा, तो हम डी को यहीं छोड़ देते हैं, L इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो बोलिए इधर आएगा तो डिवाइड ना, तो बताइए इधर हो जाएगा डी, इधर हो जाएगा v नॉट अपॉन में L असाइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये डी टी उधर चला गया। अब देखिए इस चिल्ला कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए दोनों साइड का, अगर दोनों साइड का इंटीग्रेट करेंगे तो ये करंट आ जाएगा ना, अरे डी आई हट करके आई हो जाएगा ना, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ना। चलिए यहाँ देखिए,
तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए ये है डी आई इंटीग्रेट अब वी नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन। अब बताएं डिफ्रेंशिएशन क्या कहता है, वैल्यू घटा दिया जाए, इंटीग्रेशन कहता है वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, किसी का बात नहीं मानेंगे। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या हो गया यहाँ पर आई, सही है ना। अब यहाँ बताइए वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम या आर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैंने पहले ही बता रखा है कि दिस इज द कांस्टेंट। वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, तो कांस्टेंट है ये। और एल क्या है, इंडक्टर। अरे 2 हेनरी 4 हेनरी 6 हेनरी कुछ भी होगा वो तो फिक्स होगा ना बेटा। तो वी नॉट भी हमारा फिक्स है और एल भी फिक्स है, तो कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन ना तो ये चला जाएगा बाहर। तो क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल और ये हो जाएगा साइन, इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बताइए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, बढ़िया ना। तो बताइए ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का, बताइए क्या होगा, माइनस हाँ अपॉन ओमेगा। गुड, ये हो गया आई। अब बताइए माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो वी नॉट अपॉन, एक काम करते हैं ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, तो ओमेगा एल अब माइनस यहाँ और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं ना। लेकिन ये बताइए हम लोग का करंट का इक्वेशन इनिशियली होता क्या है बेटा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना, बोलिए। ये होता है साइन के फॉर्म में होता है, साइन के टर्मिनोलॉजी में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉस के, तो इसको हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग आई इक्वल टू माइनस अब वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। कोई डाउट तो बताइए। एक काम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, इतना समझ में आया। इधर का आपने लिखा, रुकिए अच्छा थोड़ा सा इतना आप लिख लीजिए तो फिर इरेज करते हैं। ओके, एक मिनट।